कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद देश भर में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। पूरे देश की तरह बंगाल के बर्धमान में भी सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी थी, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी बारी का इंतजार करते रह गए और उनसे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता विधायकों ने वैक्सीन लगवा ली। हेल्थ केयर वर्कर्स को इस तरह दरकिनार किया जाना बंगाल में सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे वैक्सीन की लूट कहा, टीएमसी नेताओं को टीका चोर कहा। क्या है पूरी बात, इस रिपोर्ट में देखिए। 16 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। कोरोना महामारी के जानलेवा 9 महीनों के बाद देश में कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ। दिल्ली के एम्स में पहली वैक्सीन सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाई गई। पहले दिन देश भर में अलग अलग जगहों पर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आई उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई तो टीएमसी के नेता विधायक लाइन में लग गए। वैक्सीन लगाने के लिए टीएमसी के नेताओं में होड़ मच गई। तस्वीर और खबर हैरान करने वाली है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन माननीयों के बारे में बताते हैं जिन्हें एक साल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की जरा भी परवाह नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर नियम तोड़ने वालों में जो माननीय शामिल है, पहले उनका परिचय जान लेते हैं। भतार से टीएमसी विधायक सुभाष मंडल ने हेल्थ केयर वर्कर्स से पहले खुद को तरजीह दी और कोरोना का टीका लगवाया। सुभाष मंडल ने सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई। कटवा से विधायक रविंद्रनाथ चटर्जी ने भी कोरोना वैक्सीन के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया और पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंच गए। सुभाष मंडल और रविंद्रनाथ चटर्जी दोनों ईस्ट बर्धमान जिले के नेता हैं। पूर्व विधायक वनमाली हाजरा ने भी वैक्सीन लगवाई। जिला परिषद एग्जीक्यूटिव मेंबर जहर बागड़ी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स से पहले खुद टीका लगवाया। इनके अलावा भातर पंचायत समिति के पदाधिकारी महेंद्र हाजरा भी उन महानुभावों की लिस्ट में शुमार हैं जिन्हें अपनी सबसे ज्यादा चिंता थी और वो सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाने पहुंच गए। टीएमसी नेताओं के वैक्सीन लगाने वाली तस्वीरें तेजी से चर्चा का विषय बन गई हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या टीएमसी नेताओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया। ये सवाल भी पूछे गए कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से भी पहले इन नेताओं को वैक्सीन लेने की क्या जरूरत थी। पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में डॉक्टर्स को सबसे पहले कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। शायद इकलौता राज्य ऐसा है जहां नेता डॉक्टरों से पहले वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें 2 एमएलए, पंचायत समिति और जिला समिति के सदस्य जो कि टीएमसी के नेता हैं वैक्सीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया और वीआईपीगिरी को दिखाने के लिए टीएमसी की आलोचना हो रही है। वैक्सीनेशन को लेकर टीएमसी नेताओं की इस जल्दबाजी से बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल गया। पहला अटैक कुछ दिनों पहले तक टीएमसी में रहे कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन पॉलिटिशियन किंग्स ऑफ कट मनी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने की राष्ट्रीय नीति को छोड़कर टीका चोर टीएमसी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उनसे कोविड की वैक्सीन चुरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने इसे वैक्सीन की लूट कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किया। विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान है कि मोदी जी ने वैक्सीन कब भेजी, शर्म करो ममता जी।
ওনার নেতারা যদি সব ভ্যাকসিন নিয়ে নেন তো যারা পাওয়ার তারা তো পাবে না, কম তো পড়বেই। उनके नेता अगर वैक्सीन ले लेंगे तो जिनको वैक्सीन चाहिए उनको कम पड़ जाएगी। केंद्र में रुपया आता है, बंटवारा हो जाता है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वैक्सीन आई वो भी ले ली, राशन आता है वो भी ले लिया, तो आम जनता के लिए वैक्सीन आएगी और उसको ले लिया जाएगा तो वो कम पड़ेगी ही। वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आई थी, जैसे हेल्थ कर्मी, पुलिस वाले, जो समाज से जुड़े लोग हैं, समाज में आगे आकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर अगर नेता वैक्सीन ले लेंगे तो कम तो पड़ेगी ही। इनको इतना जान का डर है कि एमएलए चेयरमैन ने जाकर वैक्सीन ले ली। পলিটিক্যাল লিডারদের জন্য নয় তো, এত প্রাণের ভয়, এমএলএ চেয়ারম্যান সব গিয়ে নিয়ে নিচ্ছে, তো ন্যাচারালি কম হবেই, তাই হয়েছে। सवाल वाजिब है। लोग पूछ रहे हैं कि टीएमसी के लीडर्स ने उन हेल्थ केयर वर्कर्स से पहले वैक्सीन क्यों लगवाई जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी के नेता अपनी जान को फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान से ज्यादा अहम मानते हैं। इन नेताओं ने ऐसा तब किया है जब पहले चरण में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दिए जाने की बात बार बार कही गई है, लेकिन टीएमसी के इन लीडर्स ने कोरोना वैक्सीनेशन के इस प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया है। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीनेशन को लेकर होड़ मच सकती है, इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही से था। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि लोग अपने पद और पोजीशन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन को हासिल करने के लिए कर सकते हैं और शायद इसीलिए 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष हिदायत दी थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है उनमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसमें जनप्रतिनिधि सहित कोई भी छलांग लगाने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सीधा और साफ मतलब है, टीकाकरण अभियान में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि कोई नेता लाइन नहीं तोड़ने पाए। जनप्रतिनिधियों को भी टीका तभी लगे जब उनकी बारी आए। सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। एक कामना के साथ आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों को पूरे देश ने गौर से सुना। देश के आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन पर पहला हक उन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग लोगों का है जिन्हें कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन यह छोटी सी बात टीएमसी के इन नेताओं को समझ नहीं आई और वो सबसे पहले टीका लगवाने पहुंच गए। बीजेपी इसे वैक्सीन की चोरी बता रही है। बीजेपी के नेता टीएमसी को टीका चोर कह रहे हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। टीएमसी विधायकों की वैक्सीन लगाने की जल्दबाजी को सियासी मुद्दा बनना ही था, क्योंकि शुरुआत टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की तरफ से ही हुई थी। मोदी सरकार देश भर में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 16 जनवरी को वैक्सीन अभियान शुरू होने से पहले ही 10 जनवरी को ममता बनर्जी ने सियासी चिट्ठी लिखकर बंगाल में इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। यह खत एक हफ्ते पहले पहुंचा गया जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना की लड़ाई के लिए शुक्रिया कहा गया और कहा गया कि आपने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। साथ ही इस लेटर में लिखा गया कि कोविड-19 की वैक्सीन आपके लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और इतना ही नहीं, पूरे बंगाल के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन की व्यवस्था भी राज्य सरकार कर रही है। और इसमें कहा गया कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम किया गया है और आप सभी के इस योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू बोल रही हैं, उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दिए जाने की बात कह रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दरकिनार करके उनसे पहले ही टीका लगाने पहुंच गए।
इन नेताओं के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से टीएमसी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि वर्तमान डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि ये नेता जिले की पेशेंट्स वेलफेयर कमेटियों का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि इस समिति का सदस्य होने के नाते ये नेता भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। इस मामले में टीएमसी वाले कुछ भी सफाई दें, लेकिन बीजेपी को टीएमसी पर हमला करने के लिए एक और नया शब्द मिल गया है। चाल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात पिछले हफ्ते वर्धमान में कही थी। तब नड्डा ने टीएमसी को चावल चोर कहा, त्रिपाल चोर कहा। एक हफ्ता ही बीता है, अब बंगाल में बीजेपी को इस कड़ी में नया शब्द मिल गया है, टीका चोर। जाहिर है बीजेपी के नेता आने वाले दिनों में टीएमसी के खिलाफ इस शब्द का जमकर इस्तेमाल करेंगे। और इस मामले में थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो से बात की। उन्होंने टीएमसी पर जोरदार अटैक किया। बाबुल सुप्रियो ने कहा, इस मामले से बंगाल का सिर शर्म से झुक गया है। देश में वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई, वैक्सीनेशन डॉक्टरों ने ली, लेकिन बंगाल से जो तस्वीर आई उसमें टीएमसी के विधायक और नेता वैक्सीन लेते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता और सांसद बाबुल सुप्रियो हैं। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि इस तरह की कोताही ना करें, फिर भी टीएमसी के नेता वैक्सीन ले रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे, पूरी बंगाल देख रहे, पूरे देश देख रहे, विदेश में रहने वाले पूरे दुनिया देख रही है। ये तृणमूल कांग्रेस जो है हमारा सर जो है वो हर जगह पे उसे झुका देती है उनकी हरकतों से। और एक पॉलिटिकल पार्टी जब आदर्श की तरफ से आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो जाए, जब उनकी जो नेत्री है वो इस तरीके का अपशब्द व्यवहार करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे और ऐसी चीजें या तो करती है, ये सपोर्ट करती है जिसमें शर्म को आप सबसे पहले बलिदान उसको देते हैं, उसी पार्टी में यही देखने को मिलेगी। और मैं अब क्या बताऊं, तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री जो भी बोले, सबको पता चल गया कि पब्लिक इतने गुस्से में है कि वो उन्हें इंजेक्शन देने वाली है। ये बहुत नजदीक अभी आने वाले 21 में इंजेक्शन उनको मिलने वाली है, तो डर के मारे वो खुद ही अपना इंजेक्शन पहले ही लगा रहे हैं। और बहुत ही शर्मनाक, और ये आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आपने देखा कि सैनिटेशन वर्कर्स से लेके डॉक्टर्स से लेके बाकी लोगों को पहले वैक्सीनेशन देने के बाद फिर जो 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, जिस तरीके से वो उन्होंने सजाया है, वो उससे कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट काम बंगाल में हो रहा है। और ये डेमोक्रेटिकली बोले, कॉन्स्टिट्यूशनली बोले, फाइनेंशियली बोले, इकोनॉमिकली बोले, एग्रीकल्चर में बोले, हर चीज में ऐसा ही है। तो यही तो ममता बनर्जी है, यही वो है, और इसीलिए उनको यहाँ से जो है मतलब जो है सीधा बे ऑफ बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की दल और उनकी मुख्यमंत्री तो होनी चाहिए, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। और ये छवि इस चीज को प्रकट करती है कि बंगाल में बदलाव और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी के एक साफ सुथरा सरकार बने। ये क्या वीआईपी कल्चर दिखाता है या टीएमसी की कल्चर क्या है ये? नेता किस आधार पे लाइन में आगे जाके खड़े हो गए? नहीं, ये वीआईपी कल्चर नहीं है, सॉरी दादा, वीआईपी बहुत लोग हैं, वो कल्चर्ड बिहेवियर करते हैं, ये लैक ऑफ कल्चर दिखाती है। ये बाकी तृणमूल नेताओं के बीच में जैसे एक लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रही है कि कौन कितना अपशब्द ज्यादा व्यवहार कर सकते हैं। जो जितना अपशब्द में बात करेगी, शर्मनाक बातचीत का भाषा का प्रयोग करेंगे, तो दीदी उनको उतना ज्यादा मार्क्स देती, क्योंकि वो भी अपशब्द कितने बोले हैं, बड़े बड़े भले प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, उसका कैसे अभी उन्होंने हमारे माननीय नेशनल प्रेसिडेंट को जिस तरीके से उन्होंने उनका नाम का मजाक उड़ाया, तो उनके साथ तो कंपटीशन वही लोग कर सकते हैं ना जो उसी तरीके का अपशब्द बोले। तो ऐसी पार्टी में बैंकरप्ट आइडियोलॉजी के साथ यही हरकतें आपको देखने को मिलेगी। और एक बार और मैं बोल रहा हूं कि एक बंगाली होने के नाते बंगाल सरकार के लोग ऐसी इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, इससे एक बंगाली होने के नाते मेरा भी सर झुक रहा है। तो इनका कहना है कि वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने वैक्सीन ली उससे बंगालियों का शर्म से झुक रहा है।
और इस बीच वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में भी गो नियाजी गो के नारे लग रहे हैं। भारत के वैक्सीनेशन अभियान की चर्चा हो रही है। पूरे जहान में सबसे ज्यादा डिमांड इंडियन वैक्सीन की है। ब्राजील को वैक्सीन की पहली खेप मिल जाने वाली है। साथ ही में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद भी करेगा, बस एक मुल्क को छोड़कर, वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान पर दबाव बना दिया है। पब्लिक डिमांड कर रही है कहीं से भी वैक्सीन लाओ, और इमरान खान धोखा दे रहे हैं। ये पूरी स्टोरी कैमरे में कैद है। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया। भारत का भी आपने अभी उनकी एग्जांपल दिया, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई। एक 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है? हर जगह मुसीबत है। वो कभी क्लार्क्स पैसे मांग रहे हैं जी हमारी तनख्वाहें कम है, हर कोई रो रहा है कि जी हमारी महंगाई की तनख्वाह का। अगले एक साल 18 महीने बताते हैं, लेकिन एक साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए, और अगर एक साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक साल में आएगी। दुनिया के 50 देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कई देशों में टीकाकरण की तैयारियां आखिरी चरण पर हैं। लेकिन विश्व के नक्शे पर एक ऐसा भी देश है जहां पर वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, कब लगेगी, किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में इमरान खान वैक्सीन के नाम पर अपनी आवाम को किस कदर धोखा दे रहे हैं, वो देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया। वफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की द न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में सामने आया कि किसी कंपनी को कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, न किसी ने हामी भरी है। आपको अपडेट करें द न्यूज़ के सहाफ़ी वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और दीगर के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनियों से बातचीत चल रही है। वैक्सीन हासिल करने की जल्दी है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी और ड्राफ्ट वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस देखनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि इत्तलात आ रही थी और दावे भी किए जा रहे थे कि शायद रवा साल फरवरी यानी अगले महीने में वैक्सीनेशंस लगना शुरू हो जाएंगी और 1.1 या 1.2 बिलियन डोजेस मंगवाई गई हैं, ऑर्डर पेश किया गया है। इससे मुतल्लिक भी कुछ दावे सामने आ रहे थे, लेकिन अब वकार भट्टी को इंटरव्यू देते हुए खुसूसी तौर पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया है। पाकिस्तान में हर किसी को फरवरी महीने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इमरान खान ने वादा किया था फरवरी में पाकिस्तानियों को वैक्सीन का पहला टीका लगेगा। बाकायदा संसद में भी इसका जिक्र तक हुआ था। नौशीन हामिद ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और वो जो डॉक्टर फैसल हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं टुवर्ड्स हेल्थ। तो वो कह रही हैं कि जी हमने वैक्सीन 11 लाख वैक्सीन की जो है वो ऑर्डर दे दिया है, जबकि जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल इमरान साहब हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी जो है वो ऑर्डर नहीं दिया वैक्सीन के हसूल के लिए। तो अभी अब समझ नहीं आ रही कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, बिकॉज ये आवाम की ज़िंदगी का मसला है। कोरोना वैक्सीन एक ज़रूरत है आवाम की। इमरान खान का वैक्सीन धोखा हर पाकिस्तानी चैनल की हेडलाइन है। प्राइम टाइम में इस पर ही डिबेट हो रही है। पूछा जा रहा है कि सरहद पार हिंदुस्तान में वैक्सीन की पहली डोज मिल भी गई, पाकिस्तान में तो वैक्सीन का अता पता ही नहीं है। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया ये लोग भी वैक्सीनेशन शुरू कर चुके हैं और पब्लिक के लिए। असल चीज ये है कि पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं। हम आपने भारत का भी आपने अभी उनकी एग्जांपल दिया, हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है कि चाइना और भारत जो है ये अपनी वैक्सीन बनाकर कई चीजों की, काफी बीमारियों की इन्होंने ऑलरेडी बनाई है और अभी भी ये आगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि भारत अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उससे भी फर्क पड़ता है।
इसकी दो बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो हमें गरीब मुल्क हैं, हम उस तरह नहीं खरीद सकते वैक्सीन जिस तरह अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने खरीदा। दूसरी एक वजह यह है कि हम उन ममालिक में नहीं हैं जो अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है और रशिया भी अपनी बना रहा है। यहाँ वो मुल्क जो है वो अब जो वैक्सीन खुद बना रहे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मुल्क को देते हैं। हम उन ममालिक में नहीं हैं क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का कुछ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे इस पे जोर ज़्यादा है कि जीन्स बच्चों ने पहने हुए हैं या मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कोई मुल्क कितना आबाद है, कितना बर्बाद है, इसकी पहचान करनी है तो उसके लीडर की बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए, उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पाकिस्तान का सच जानना है तो इमरान खान को देखिए। जो इसकी कोरोना की वैक्सीन आ रही है उसकी जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ डोजेज होगा वो बहुत कम होगा। पूरी जो कम्युनिटी है हमारी या जो सारे गरीब लोग हैं वो नहीं उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिर ये भी खबरें हैं कि शायद प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाएगी कि वो बाहर से मंगवाएं। आपको एश्योरेंस को कौम को देना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है वो हर एक को मिलेगी, गरीब को मिलेगी और जल्दी मिलेगी। क्या उसका स्टेटस है? देखिए समीम, ये सारी दुनिया में इस वक्त मसला पड़ा हुआ, क्योंकि अमीर मुल्कों ने तो वैक्सीन ले ली है। हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इनको प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले। और फिर जो हमारे 60 साल से ऊपर लोग हैं उनकी करेंगे। तो ये कब से शुरू हो जाएगा? हालांकि मैं भी 60 साल से ऊपर हूँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कि बाकी जब सबको मिल जाए। लेकिन देखें, कोशिश हम ये, अगर मैं आज आपको कहूँ कि हम सारों को एकदम लगा देंगे वैक्सीन, वो हमारे पास बदकिस्मती वसाइल, लेकिन फेजेस में जा रहे हैं, फेजेस में अब जाएंगे। घुमा फिरा के इमरान खान यही कहना चाहते हैं, पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, किसको लगेगी। जब सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है तो अक्सर ऐसी ही बातों को घुमाया जाता है। पाकिस्तान जानता और मानता है वो बर्बाद मुल्क बन चुका है, न वैक्सीन खरीदने की हैसियत है और ना बनाने की काबिलियत। जो आज आप सारी दुनिया का नक्शा उठा के देखेंगे, गरीब तरीन मुल्क कौन है दुनिया के नक्शे पे देख। मैं चैलेंज करता हूँ, आपने नौजवानों की बात की ना, मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि सिर्फ एक आजकल तो मोबाइल फोन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप गूगल करें कि मुल्क का गरीब तरीन मुल्क कौन है, वो सबसे करप्ट है। हम क्योंकि गरीब ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों में से हैं कि जिनमें शायद हम 10 में से 1 को भी मुश्किल से दे सकें। अच्छा, अब मैंने जब थोड़ा बहुत पता किया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना लेट है, एक तो पहले उन्होंने कहा कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम जो है इस तरीके से एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर जिस तरह अमेरिका ने तो या बाकी जो अमीर ममालिक थे उन्होंने तो ऐसे भी किया कि ऐसे ऑर्डर्स बुक करा लिए, हालांकि अभी रिसर्च चल रही थी, अभी ये नहीं पता था कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कब आएगी वो सब। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह किसी कंपनी को पैसे पकड़ा देता तो कल को जी ये भी डर है जी नैब के केस ना होते अगर वो सक्सेसफुल ना होता। 73 साल पहले पाकिस्तान की नींव पड़ी थी और हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आज हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सरहद पार पाकिस्तान की भी निगाहें वैक्सीन वाली भीख का इंतजार कर रही हैं। अभी मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त कोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं, कहीं कोई सदका मिल जाए, ज़कात मिल जाए। सूरत हाल ये है मैडम शेख कि अगर कोई मोजज़ा ना हो जाए तो अगले 1 साल, 18 महीने बताते हैं, लेकिन 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए। और अगर 1 साल के अंदर डॉक्टरों को ही लग जाए तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आएगी। इमरान सरकार को जो सबसे ज्यादा बात चुभ रही है वो भारत की तरक्की है, जबकि पाकिस्तानी पब्लिक सोच रही है काश वो भारत में पैदा होते तो कितने कामयाब होते। हमारा तालीमी निज़ाम है बहुत बोगस है और दूसरी तरफ हम देखें जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन उनका जो तालीमी निज़ाम है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है और मज़ीद IT में ख़ास मुकाम रखते हैं अपना। तो क्या वजूहत लगती है इसके पीछे आपको? इसकी वजूहत उस वक्त से हैं जबकि अभी पाकिस्तान बना भी नहीं था। जब सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो निज़ाम तालीम पर और इंग्लिश पर ज़ोर देते रहे तो पाकिस्तानियों ने, मुस्लिम्स ने उन पे ऊपर कोई भी मतलब फोकस ही नहीं किया, जबकि इंडिया उस चीज़ को लेके चला और इंडिया के लोग आज ज़्यादा तहजीब याफ्ता हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनका इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छा है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा
पीछे रह गए हैं। हम लोगों ने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया। यही वजह है कि हम आज उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। उनकी आप डोमेस्टिक ख़वातीन भी देख लें, उनका वे ऑफ टॉकिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अगर बच्चा तालीम नहीं हासिल कर सकता और गरीब है तो वो उसको रोटी देते हैं ताकि वो वहाँ आए और रोटी के बहाने चलो तालीम तो हासिल करे। तो हमारा तो नारा, हम मुसलमान है, हमारा नारा है गोद से लेकर गोद तक तालीम हासिल करो। तो हम इस मामले में क्यों नहीं अमल करते? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो दिया हुआ रिज़्क़ है वो भी छीन लेती है। जो खा रहे हैं उनका पहला काम ही है कि मुँह से निकाल लो। आपको क्या लगता है? सेम यही बात। इंडिया में पहले अंग्रेज़ थे, तो आज तक जो इंडियंस हैं ना वो अंग्रेज़ों को ही फॉलो करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो स्टडी क्यों ना हो। वहाँ पे ख़ास तौर पे इंडिया में बहुत 99% आई थिंक सो मेरे लिहाज से मैंने काउंट किया है, ऑब्जर्व किया है कि इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी नहीं पढ़े हुए, जिसकी वजह से आज हमें जो यंगस्टर्स हैं उनको फिर प्रॉब्लम आता है। जिस देश के मदरसों से आतंकवादी निकलेंगे, विज्ञान की जगह जंगी जिहाद सिखाया जाएगा, उस पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं आतंकवाद ही मिलेगा। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आम पाकिस्तानी चाहते हैं भारत उनको पढ़ाए सिखाए। जब पाकिस्तान भारत में ऐसी ज़बान बोली जाती है जो हम इजीली समझ सकते हैं दूसरे से, तो क्या हमें अपना कोई टीचर का स्टाफ वफद भारत भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए? बिल्कुल भेजना चाहिए। इसमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं वो लोग मुसलमान नहीं हैं या पाकिस्तान इंडिया, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है एक्सपीरियंस कि मुझे 1 माह तक इंडियन टीचर से ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी के बेस्ट डेज थे कि मैंने उनसे सीखा। जब यही सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा गया तो जनाब ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया पाकिस्तानियों को तो सिर्फ रोना ही आता है। आज हमारे पास जो पैसे नहीं है अपनी तालीम के लिए, सड़कों पे सेहत के लिए, अस्पतालों के लिए, सोचे आधा जो टैक्स इकट्ठा होता है वो चला जाता है कर्ज़ों की किस्तें अदा करने में, जो इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं। अब किस तरह एक 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है? हर जगह मुसीबत है। वो कभी क्लार्क्स पैसे मांग रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें कम है, हर कोई रो रहा है कि जी हमारी महंगाई की तनख्वाह का। ये अब जग जाहिर है, इमरान खान से पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। नया पाकिस्तान के ख्वाब में वो एडिटिंग कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बच्चा यही पूछता है, इमरान पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं या चीन की विरासत। के नौजवान अगर एक दिन उठते हैं तो उन्हें एक हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इनकलाब ईरान से मुतासर हैं। अगले दिन उठते हैं तो उन्हें हेडलाइन मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के एहतसाब के तरीक़ाकार से मुतासर हुए। उसके बाद अगर उनको हेडलाइन मिलती है तो उसमें वो देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका के तर्ज़ जमहूरियत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर से मुतासर हैं। और फिर एक और जगह उनको पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत चाहते हैं तो रियासत मदीना जैसी चाहते हैं। तो ये जो नया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट है, ये इन चारों इनकलाबात का एक कॉकटेल बनने जा रहा है या अभी तक हम लोग कंफ्यूज हैं कि हमने करना क्या है? आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें ना, तो जो सिविलाइजेशंस तरक्की करते हैं ना, उनमें अकल क्या होती है कि वो तज्जिया करते हैं कि हमारी कमज़ोरी क्या है, और फिर वो दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में कामयाब कौमें क्या कदम उठा रहे हैं कि वो कामयाब हैं, और वो फिर ये भी देखते हैं कि दुनिया में कई कौमें फेल हो रही हैं, तो वो देखते हैं क्यों फेल हो रही हैं। इमरान दुनिया से कितना सीखे हैं, उन्होंने कैसे रियासत बनाई है, वो सीधे पाकिस्तान की आवाम से ही जान लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। न खाने को रोटी है, न खाना बनाने के लिए गैस है, और न कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का कोई नामो निशान। तो वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान की सियासत का पारा गर्म है, लेकिन इधर भारत में ठंड का पारा लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में ठंड के रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। श्रीनगर में आज भी -7.6 तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली में आज सुबह 5.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठंड के साथ कोहरा भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोहरे का साइड इफेक्ट नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखाई दिया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, कानपुर और वाराणसी में भी कोहरे और शीत लहरी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पहाड़ से मैदान तक जानलेवा ठंड।
कोहरे के साथ जमा देने वाली ठंड प्रचंड। 72 घंटे ठंड और कोहरे से बचकर रहना। जहां कुछ दिन पहले तक शिकारा चलते थे, लोग शिकारा में बैठकर कश्मीर की खूबसूरती निहारते थे, वहां झील में अब शिकारा जम गए हैं। पूरी डल झील सफेद हो गई। झील पर करीब 6 इंच तक बर्फ की परत जम गई और इसकी वजह है श्रीनगर का गिरता तापमान। सिर्फ झील ही नहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में जो बर्फ यहाँ गिरी थी वो आज भी बनी हुई है। घरों के आसपास बर्फ है, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बर्फ है और इन सब की वजह है श्रीनगर का गिरता तापमान। दरअसल श्रीनगर में इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज भी श्रीनगर में -7.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया। तापमान कम होने से बर्फ पिघल ही नहीं रही। मौसम विभाग की माने तो श्रीनगर के लोगों के लिए अगले 36 घंटे भारी रहने वाले हैं। ठंड और सताएगी। ये श्रीनगर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं करीबन 1.5 फीट के आसपास यहाँ अभी भी बर्फ़ जो है वो सड़कों के किनारों पर मौजूद है और सुबह जब आँख खुलती है तो ये बर्फ़ जो है पूरी तरह से जमी हुई दिखाई देती है और फिर इस पर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ दिन की शुरुआत करीब 11 बजे होती है और शाम 4 बजते ही बर्फीली हवाओं का असर ऐसा होता है कि लोग अपने अपने घरों में सहम जाते हैं। उस पर मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि अगले 36 घंटे तक मौसम में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आने वाली रातें जो हैं वो और ज़्यादा सर्द होंगी और तापमान में और ज़्यादा भारी गिरावट दर्ज हो सकती है, जिसका असर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि अगले 36 घंटों तक पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। शनिवार की तरह आज भी राजधानी दिल्ली कोहरे में लिपटी नजर आई। ये तस्वीर बारापुला फ्लाईओवर की है, जहां कोहरे की वजह से गाड़ियां चलाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त भी लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाते दिखे। शनिवार की तुलना में कोहरा आज बेशक कुछ कम दिखा, लेकिन शीतलहरी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ठंड इतनी ज्यादा है कि ना घर में चैन न बाहर। सुबह सुबह कोहरे के साथ कपा देने वाली ठंड का कहर ऐसा कि जिंदगी की पूरी रफ्तार थम जाए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। रविवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कोहरा भी दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिला। हालांकि अगर हम शनिवार की तुलना रविवार से करें तो शनिवार को जिस तरीके का कोहरा सुबह के समय दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, रविवार को वैसा नजारा तो नहीं था। लेकिन विजिबिलिटी की बात करें रविवार को तो 700 मीटर के आसपास दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी दर्ज की गई। कि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही आने वाले 3 दिन दिल्ली में कोहरा भी घना होता नजर आएगा। जीरो विजिबिलिटी, कुछ नजर नहीं आ रहा। जब चीज सामने आ जाती है तब पता चलता है कि क्या है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, जहां कुछ दूर का तो छोड़िए, पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क पर चलने वाले लोगों को हो रही है। ऊपर से कपकपाती ठंड और कहर ढा रही है। पलवल की तरफ जा रहे थे और बारिश इसकी कोहरे की वजह से खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए? खीरेश्वर चौराहे पर, हाईवे पर। क्या स्थिति है कोहरे? बहुत खराब स्थिति है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। हम आए पेपर रील लोड लेकर आए थे, इधर जा रहे नोएडा, और कोहरा बहुत बढ़ रहा था इसलिए रुक गए। यहाँ दिख नहीं रहा था रात में कुछ। कहाँ रुके हुए? ये अलीगढ़ बाईपास है। क्या स्थिति है? अरे बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, कानपुर का भी यही हाल है।
सुबह के वक्त स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई दी। हाईवे पर ही नहीं, शहर के अंदर भी कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ा। कोहरे की मार तो झेल ही नहीं है, ठंड भगाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत है यहाँ कानपुर में इन कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और बहुत सारे ये जो एग्ज़ाम देने बच्चे आए हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, और क्या कहते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। दिल्ली, यूपी ही नहीं, पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की डबल अटैक झेल रहा है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार देर रात को चंडीगढ़, अमृतसर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। पटियाला और अंबाला में भी विजिबिलिटी 50 मीटर रही। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम रही। वाराणसी, भागलपुर, गुवाहाटी में विजिबिलिटी 500 मीटर तक नापी गई। कोहरा कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीर नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर दिखाई दी। घने कोहरे की वजह से बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कल रात मथुरा के पास घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। किसी का अगला हिस्सा तबाह हो गया तो किसी गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। यमुना एक्सप्रेस वे पर कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। अलीगढ़ के पास करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए थे। मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 3 दिन तापमान और गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि कोहरे में संभल कर चले और ठंड से बचने के उपाय करने के बाद घर से निकले। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अगर आपने एहतियात बरतनी छोड़ दी तो ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कोरोना को लेकर एक बड़ा ब्लंडर हुआ। ब्रिटेन में आईसीयू के अंदर नौजवान लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इस रिपोर्ट को देखकर आप वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की इमरजेंसी को समझ सकते हैं। वैक्सीन आ गई, ब्रिटेन में लगनी भी शुरू हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी बातों को सुनकर लगता है कि वैक्सीन होने के बावजूद जैसे वो कोरोना से हार मानने लगे हैं और पूरा ब्रिटेन इस वक्त मायूसी में डूबता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के आईसीयू इस वक्त हाउसफुल वाली कगार पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि ब्रिटेन में अब नौजवान लोग संक्रमित हो रहे हैं और आईसीयू तक पहुंचने वालों में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ब्रिटेन कैसे पैनिक मोड में है, पहले वो देखिए। The pressure is very considerable. I'm very sorry to have to report that we've now lost in London more than 10,000 Londoners. The risk is very substantial. Vitally important that everybody does everything they can now to get this virus under control. We have to keep the pressure off the NHS. ब्रिटेन की इन तस्वीरों को देखकर डर लगना चाहिए, क्योंकि वहां कोरोना का कमबैक बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। 12 जनवरी के बाद से ब्रिटेन में रोजाना 1200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। रोज तकरीबन 50,000 नए केस आ रहे हैं। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में कोरोना के 24 लाख केस थे। मिड जनवरी तक 34 लाख केस हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में 2020 से ज्यादा 2021 भारी पड़ने वाला है। ब्रिटेन के अस्पतालों में आईसीयू फिर भरने लगे हैं और इस बार बूढ़े नहीं, जवान और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। If you ask me, अगर आप मुझसे आईसीयू की आगे की क्षमता के बारे में पूछें तो मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं अभी कोई आंकड़ा नहीं दे सकता। a prediction. ये ब्रिटेन का रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल है। 19 साल के डेविड को अब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। क्रिसमस के बाद वो कोरोना की चपेट में आ गया और तब से अस्पताल में भर्ती है।
करीब 15 दिन बीत चुके हैं। हाँ, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। इससे पता चलता है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि मुझे पूरे वक्त ऑक्सीजन पर रखा गया है। डेविड अकेला नहीं है, आईसीयू में बहुत से मरीज हैं, बच्चे भी हैं। हम आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। यहाँ आईसीयू में ज्यादातर लोग वेंटिलेटर पर हैं। 24 घंटे यहाँ स्टाफ को निगरानी करनी पड़ती है। बहुत से लोगों की हालत वाकई बहुत सीरियस है। ये वाकई बहुत बड़े जुल्म की तरह है। नए लोग भर्ती हो रहे हैं और वो लगातार आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं। जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उससे भी ज्यादा गंभीर हालत में लोग यहाँ आ रहे हैं। डेविड जब अस्पताल में भर्ती हुआ तब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो लगातार ऑक्सीजन पर ही रहा है। बाकी लोगों के मुकाबले उसकी हालत अब कुछ ठीक है, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने के बाद हालात ज्यादा खराब हुए हैं। मुझे किसी तरह की पहले कोई बीमारी नहीं थी और एकदम से मैं अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। इस वायरस की वजह से कुछ भी करने के लायक मैं नहीं बचा था। ब्रिटेन के मेडिकल सिस्टम पर दबाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। रोजाना तकरीबन 50,000 नए केस आने से अस्पताल लगातार भर रहे हैं और इसका असर आईसीयू पर देखा जा सकता है। हमारे यहाँ बेड की तादाद बढ़ाई गई है और ऐसा हमें क्रिसमस के एक हफ्ते के बाद फौरन करना पड़ा। अब हम लगातार ऐसा कर रहे हैं। ब्रिटेन में अगले 10 दिन बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि तब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद पीक पर हो सकती है और साथ में मरने वालों की संख्या भी बढ़ने की पूरी आशंका है। हम एक तरह से वक्त के खिलाफ एक रेस लगा रहे हैं और हम अपनी मेडिकल सिस्टम को जो खतरा है उसे साफ साफ देख सकते हैं। एनएचएस लगातार बहुत ज्यादा दबाव में है। ब्रिटेन में कोरोना की करंट रिपोर्ट देख लीजिए, उससे आप समझ पाएंगे कि बोरिस जॉनसन और उनका देश क्यों इतना ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है, जबकि बाकी दुनिया में कोरोना का लेवल बहुत नीचे पहुंच गया है। ब्रिटेन में अब तक कोरोना के 34 लाख केस सामने आ चुके हैं। करीब 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख एक्टिव केस अब भी बने हुए हैं, जिनमें 30,000 लोगों की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसी वजह से ब्रिटेन के आईसीयू में जगह कम पड़ने लगी है। आईसीयू में बहुत ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वेंटिलेटर की कमी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी भी कई जगह रिपोर्ट हुई है। इसीलिए इस बीमारी पर ध्यान देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल का हाल देखिए। यहाँ बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में जवान मरीजों के लिए जगह बनाई जा रही है। यहाँ ज्यादातर लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस वार्ड की रिपोर्ट देखिए। यहाँ 13 बेड हैं और उनमें से 12 की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले तो हमें गंभीरता को ऐसे समझना होगा कि यहाँ बच्चों के आईसीयू में बड़े मरीजों को भर्ती किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी या तो जवान हैं या फिर बुजुर्ग। आईसीयू में अपने बच्चों को देखना किसी के लिए आसान नहीं है। जब उन्हें ट्यूब्स लगी होती है, ये बहुत डरावना सा लगता है। इसलिए अगर कोई अपनों को फ़ोन के ज़रिए देखना चाहता है तो उसे हमें तैयार करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि लोग रोने लगते हैं और फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए हम हैं यहाँ उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखने के लिए। सेंट मैरी हॉस्पिटल में कुछ बच्चे भी दाखिल होने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें पास के ग्रेट ऑरमॉन्ड स्ट्रीट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। अभी यहाँ का स्टाफ जो बच्चों की देखभाल करता था, वो जवान लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि अब ऐसे दौर में फिर नहीं लौटना पड़ेगा। हम पहले ही बुरे दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए यही बातें सोचकर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि फ़ोन पर अपनी माँ या भाई को गुड बाय कहना बहुत सामान्य सी बात होगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, लोग रोने लगते हैं। ब्रिटेन कोरोना के केस और मौत के मामलों में पूरे यूरोप में टॉप पर है। आखिर ब्रिटेन इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया, जबकि यहाँ वैक्सीन की शुरुआत पहले हो चुकी है। शुरू में लग रहा था कि ब्रिटेन ने बाजी मार ली, लेकिन अब लग रहा है कि बोरिस जॉनसन के हाथों से बाजी निकल चुकी है। ब्रिटेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हाल के हफ्तों में वहां हर 50 में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है। अगले कुछ हफ्ते ब्रिटेन के लिए बहुत सीरियस होने वाले हैं और अभी जो हाल दिख रहा है
उससे लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतना ज्यादा और तेज नहीं है। कुछ इलाकों में कम केस की भी रिपोर्ट आई है, तो हमें देखना होगा कि ऐसे कुछ और दिन जारी रहे ताकि ब्रिटेन का जो मेडिकल सिस्टम है उस पर दबाव कम हो। हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में अब तक 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां अभी 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। एक है अमेरिकी फाइजर और दूसरी ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। ब्रिटेन में 250 अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ब्रिटेन में 15 फरवरी तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और अभी वहां बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। लोग गाड़ी में आ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये ग्रेटर मैनचेस्टर की तस्वीरें हैं। करीब 250 अस्पतालों के अलावा स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ब्रिटेन ने यूरोप में किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, लेकिन हम ढिलाई नहीं बरत सकते क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। अभी पूरा ध्यान कामयाब वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है ताकि इस महामारी के खिलाफ कोई भी कमी जो है उसे वैक्सीन के जरिए खत्म कर दिया जाए। ब्रिटेन पर इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है और वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन की आबादी करीब 6 करोड़ 70 लाख है और अगर वहां 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन में करीब 6% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का लेवल भी बहुत हाई है, इसलिए भारत को बहुत सीखने की जरूरत है। अभी भारत में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। ये काम जुलाई तक चलेगा, यानी जुलाई तक भारत की सिर्फ 2% आबादी को वैक्सीन मिलेगी। इसके बाद 27 करोड़ और लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत की लड़ाई बहुत लंबी है। भारत में पूरे वैक्सीनेशन का अभियान कई महीनों तक चलेगा और 135 करोड़ की आबादी को देखते हुए 2022 में भी लोगों को वैक्सीन दी जाती रहेगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ब्रिटेन वाला कोरोना का नया स्ट्रेन भारत में भी है और ऐसे में संक्रमण को रोकना भारत में भी बड़ा चैलेंज बना रहेगा। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके लिए वैक्सीन नहीं पहुंच जाती, खुद को सुरक्षित रखना अब आपकी जिम्मेदारी है।